भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A भारत की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने और इसके महत्व को अपने प्रत्येक नागरिक को एक कर्तव्य के रूप में इसे संजोने की बात करता है। दृष्टि आईएएस के इन डेप्थ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। दरअसल हम आज इसी कड़ी में यानी भारत की समृद्ध विरासत को कैसे बचाए रखा जा सकता है, कौन कौन सी जगह जो महत्वपूर्ण है, इसी संदर्भ में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आज का जो हमारा चर्चा का बिंदु होगा वह मुख्य रूप से वे क्षेत्र होंगे जो भी हालिया समय में चर्चा में रहे हैं। गुजरात का मोढेरा सूर्य मंदिर और वडनगर शहर, ये दोनों काफी चर्चा में आ गए हैं क्योंकि इन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। यानी आज का हमारा चर्चा का बिंदु होगा क्यों खास है यूनेस्को की सूची में शामिल मोढेरा सूर्य मंदिर और वडनगर शहर, जो कि कहां पर स्थित है, गुजरात में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि आज हम किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे या इनके परिप्रेक्ष्य में ही हम किन बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे खबर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, कहां से ली गई है, इसके बाद यह चर्चा में क्यों आ गई है, इसके चर्चा में बने होने का क्या कारण है। इसके बाद जानेंगे विश्व धरोहर स्थल के बारे में कि आखिर विश्व धरोहर स्थल होते क्या हैं, इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। फिर किसी स्थान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित करने के पीछे क्या वजह है, किन्हें ध्यान में रखकर, किन चीजों को ध्यान में रखकर ऐसा किया जाता है। फिर जानेंगे अभी हाल ही में जो शहर चर्चा में था, वडनगर शहर के बारे में, ये किसने स्थापित किया था, क्यों इतना महत्वपूर्ण है यह शहर। फिर समझेंगे मोढेरा सूर्य मंदिर के बारे में। फिर आज के सेशन पर आधारित हमारा सवाल होगा या प्रश्न होगा जो कि प्रीलिम्स के लेवल पर होगा, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं खबर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में प्रकाशित की गई थी क्योंकि यहाँ पर एक सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया था गुजरात में, वडनगर शहर में ही। इस वजह से यह जो पूरा शहर है चर्चा में अभी आ गया है। इसके बाद यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में भी इसे शामिल करने की बात कही गई। इस वजह से भी यह पूरा शहर था जो चर्चा में था। यह द इंडियन एक्सप्रेस से खबर ली गई है। खबर है द हिस्ट्री ऑफ गुजरात वडनगर इंक्लूडेड इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो दरअसल इस शहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो आइए देखते हैं इसकी चर्चा में बने रहने के पीछे और कौन कौन सी महत्वपूर्ण वजहें थी। तो यहाँ पर एक सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था वडनगर शहर में ही, और इसके साथ ही यह घोषणा भी की गई कि वडनगर शहर को और गुजरात के ही मोढेरा सूर्य मंदिर को, इन दोनों स्थानों को गुजरात से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया जाएगा। और भारत ने यह संस्कृति मंत्रालय ने शामिल करने की बात भी कही है। इस वजह से यह शहर, यह क्षेत्र, गुजरात के दोनों ही जो महत्वपूर्ण स्थल हैं काफी चर्चा में आ गए हैं। यदि हम वडनगर शहर की बात करें तो इसे माना जाता है एक लिविंग सिटीज के रूप में से देखा जाता है, यानी एक ऐसे जीवित शहर के रूप में देखा जाता है। जीवित शहर यहाँ पर क्यों संदर्भित किया जा रहा है, क्योंकि लगातार कई वर्षों से यह शहर चलन में रहा है, प्रचलन में रहा है। यह शहर लगातार चलता रहा है। ऐसा कभी नहीं देखा गया कि ये इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वे बंद हो गए हैं या खंडहर हो गए हैं। यानी 2700 से भी अधिक वर्षों से निर्बाध रूप से यह शहर बसा हुआ है, इसलिए यह शहर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है, यह भी सूर्य भगवान के लिए एक समर्पित मंदिर है जिसे काफी साल पहले बनाया गया था, इसलिए भी यह सूर्य मंदिर चर्चा में आ गया है। अब हम देखेंगे कि आखिर इन शहरों को यूनेस्को की वर्ल्ड विरासत स्थल में शामिल करने की बात क्यों की जा रही है। तो उससे पहले समझेंगे यूनेस्को की वर्ल्ड विरासत स्थल की सूची में किसी स्थान को कैसे शामिल किया जाता है। उसके भी पहले कि आखिर विश्व धरोहर स्थल होते क्या हैं। यदि हम विश्व धरोहर स्थल की बात करें या विश्व विरासत स्थल की बात करें तो ये उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य वाले स्थान होते हैं, यानी जिनकी अपनी परफॉर्मेंस या आउटस्टैंडिंग हो, उस क्षेत्र में बहुत बेहतरीन हो, उत्कृष्ट हो। तो ऐसे स्थानों का जिनका सांस्कृतिक महत्व होता है, जिनका प्राकृतिक महत्व होता है, या इनका सांस्कृतिक या प्राकृतिक दोनों ही महत्व होता है, यानी मिश्रित महत्व होता है, ऐसे स्थलों को यहाँ पर संदर्भित किया जाता है और इस सूची में इन्हें शामिल किया जाता है। यानी ऐसे स्थल या ऐसी विरासत स्थल जिनकी सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व दोनों होते हैं, या सांस्कृतिक या प्राकृतिक महत्व होते हैं, तो ऐसे स्थानों को इनकी मूल्यों को ध्यान में रखते हुए, उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए इन्हें विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया जाता है। इसके साथ ही इन पूरे स्थानों का अपना महत्व होता है, यानी सभी मानवता की वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए सामान्य महत्व के यदि ये स्थान होते हैं, ऐसा देखा जाता है कि स्थान काफी महत्वपूर्ण है, इनकी अपनी खास विशेषताएं हैं, इनके अपने स्थान का एक महत्व है जो कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये महत्वपूर्ण है और विरासत के रूप में जाने जाएंगे, इसलिए इन्हें विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया जाता है। यदि इसे शामिल करने के लिए किस कन्वेंशन का इस्तेमाल किया जाता है, इस बारे में पूछा जाता है,
तो इसे विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत 1972 के संरक्षण के संबंध में कन्वेंशन के तहत इन्हें आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यूज के रूप में नामित किया जाता है, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की। उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य यानी इनका आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू है, इनकी पूरे विश्व के लेवल पर इतने महत्वपूर्ण है ये स्थान, इसीलिए इन्हें इस कन्वेंशन के तहत लिस्टेड किया जाता है। कन्वेंशन का नाम याद रखिएगा, कन्वेंशन है विश्व सांस्कृतिक प्राकृतिक विरासत 1972। अब यदि हम बात करें कि ये क्षेत्र इतने महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, तो दरअसल ये क्षेत्र इतने महत्वपूर्ण अपनी पहचान की वजह से होते हैं, अपनी सांस्कृतिक पहचान की वजह से होते हैं, अपनी प्राकृतिक पहचान की वजह से होते हैं। उन स्थानों का अपना खास महत्व होता है। यदि बात करें कि आखिर इनका संचालन किसके माध्यम से किया जाता है, जो विश्व विरासत स्थल की सूची है, इनका संचालन कौन करता है, तो विश्व विरासत केंद्र द्वारा इस कन्वेंशन के संचालन हेतु एक सचिवालय के रूप में यह कार्य करता है। इसके साथ ही यह पूरे विश्व में उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्यों के प्राकृतिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण को बढ़ावा देता है। यानी ऐसे स्थलों की सूची तैयार की जाती है। जब इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में शामिल कर लिया जाता है यूनेस्को की, तो इसके इन पूरे क्षेत्रों के संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें 3 प्रकार के स्थल शामिल होते हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा भी की, सांस्कृतिक, प्राकृतिक और मिश्रित। ये तीनों प्रकार के स्थल इसमें शामिल होते हैं। ये तो हमने देखा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में या विश्व धरोहर स्थल के बारे में। अब हम समझेंगे कि किसी स्थान को कैसे इसमें शामिल किया जाता है। यदि किसी देश या किसी राज्य के किसी स्थान को ऐसा लगता है कि वह स्थान काफी खास है, काफी महत्वपूर्ण है, काफी दिनों से चला आ रहा है, यह शहर काफी पुराने समय से बसा हुआ है, उस पूरे क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, प्राकृतिक विरासत को दर्शाता है, तो उस पूरे देश की गवर्नमेंट उसकी खास विशेषताओं के बारे में जानती है, उसकी खास विशेषताओं के बारे में पता करती है। यानी उसका जो भू सर्वेक्षण विभाग है वह इस पूरे क्षेत्र के खोज करने के बारे में जानकारी देखता है। इसके बाद वह पूरी जानकारी इकट्ठा करने के बाद सरकार को कहता है कि इन विशेषताओं के आधार पर इसे हम विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित कर सकते हैं या यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल करने के लिए इसे भेजा जा सकता है। तो एक अस्थायी सूची उन परिसंपत्तियों की इन्वेंट्री होती है, यानी किसी देश की परिसंपत्ति या हम कहें एसेट, क्योंकि हमारी संपत्ति ही है ये विश्व विरासत स्थल, तो इन्हीं की एक इन्वेंटरी के रूप में इन्हें देखा जाता है, जिसके बारे में किसी देश का मानना है कि इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने के योग्य माना जाए। जैसे कि यदि हम बात करें बनारस की, तो बनारस हमारे देश की एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को लिए हुए एक स्थान है, एक नगरी है। तो यदि इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने की बात कही जाए, तो जिन जिन आधारों पर उसे शामिल करने की बात कही जाएगी, उसी के आधार पर फिर वो सारे मानक तैयार किए जाते हैं और फिर जब इस यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल करने के लिए इसे भेजा जाता है, तो उन विशेषताओं को भी बताया जाता है कि किन आधार पर हम इसे शामिल इसमें कर रहे हैं। तो किसी स्थान को अंतरिम सूची में शामिल किए जाने के बाद उस देश को उसका नामांकन दस्तावेज तैयार करना होता है, और नामांकन जैसे ही दस्तावेज तैयार करता है, किन आधारों पर, किन विशेषताओं या किन मानकों के आधार पर आपने उस जगह को भेजा है, तो उसके बाद यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा इस पर विचार किया जाता है। इसके बाद मूल्यांकन और उनके प्रतिनिधि द्वारा इसका निरीक्षण भी किया जाता है, यानी पूरी समिति आती है, कई लोगों का एक पैनल आता है, एक दल आता है जो इस पूरी नगरी में भ्रमण करता है और फिर देखता है कि जिन आधारों पर आपने उसे भेजा है कि इसे इस सूची में शामिल किया जाए, क्या सच में वे सभी आधार सही हैं या नहीं। यदि ऐसा पाया जाता है कि सभी आधार सही हैं, तो फिर उसे यूनेस्को की स्थायी सूची में, यानी एक ऐसे स्थानों की जहां पर उनका संरक्षण हो सके, उसमें शामिल करने की बात यहाँ पर कही जाती है। ये तो हमने देख लिया कि कैसे स्थानों को किन आधारों पर चुना जाता है। अब हम समझेंगे कि आखिर वडनगर सिटी इतनी महत्वपूर्ण क्या है, इसे लिविंग सिटी के रूप में क्यों देखा जाता है। यदि हम वडनगर शहर की बात करें तो इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे चमत्कारपुर, आनंदपुर, स्नेहपुर, विमलपुर, और यह गुजरात के उत्तरी जिले मेहसाणा में स्थित है और यहाँ का काफी प्रसिद्ध स्थान है ये, जिसे वडनगर शहर कहा जाता है। इस शहर के यदि उल्लेख की बात करें तो इसका उल्लेख पुराणों के साथ साथ चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में आए थे, इन्होंने भी इसके बारे में जिक्र किया है। अर्जुन बाड़ी गेट के शिलालेख से पता चलता है कि राजा कुमार पाल ने इसका निर्माण करवाया था, और कब करवाया था, 1152 ईस्वी में शहर की इन्होंने किलेबंदी की थी। यानी इस पूरे शहर के निर्माण के वर्ष के बारे में हम बात करें तो किसने करवाया, राजा कुमार पाल ने, और कब, 1152 में इसकी इन्होंने किलेबंदी की। किलेबंदी मतलब चारों तरफ दीवार स्थापित करना या उठवाना। के बाद यह हो जाता है कि यह एक शहर बन गया है।
वडनगर की तुलना मथुरा, उज्जैन और वाराणसी की ऐतिहासिक लिविंग सिटीज के साथ की जाती है, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा भी की कि उसकी खास विशेषताएं होती हैं, अपनी सांस्कृतिक पहचान होती है, अपनी धार्मिक पहचान होती है और उनकी अपनी प्राकृतिक उनका महत्व होता है। इसी आधार पर शहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने की बात की गई है। दरअसल वडनगर शहर अपने ऊंचे ऊंचे तोरण द्वारों और बौद्ध स्थलों के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वहां पर एक स्थल है जहां बौद्ध भिक्षु निवास करते थे और पहले ये बौद्ध शिक्षा का भी केंद्र था। खुदाई के बाद कुछ ऐसे अवशेष भी पाए गए हैं जिसके आधार पर कहा जाता है कि यह बौद्ध शिक्षा का केंद्र था किसी जमाने में। यह 12वीं शताब्दी के सोलंकी युग के स्तंभों की एक जोड़ी यहाँ पर स्थापित है, जिसे जो तोरण द्वार के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो तोरण द्वार की इसकी एक जोड़ी है जो लगभग 40 फीट लंबी है, जिसके बारे में यदि हम इमेज में देखें तो यह है। इस तोरण द्वार की वजह से भी यह शहर काफी प्रसिद्ध है। यदि इस तोरण द्वार के बारे में हम चर्चा करें तो दरअसल यह उस समय सोलंकी युग के समय उन्होंने कहा था कि युद्ध की जीत के जश्न के रूप में इसे बनाया गया था। यह किससे बना हुआ है तो इसे लाल और पीले बलुआ पत्थर से निर्मित किया गया है। आप यह वडनगर शहर की क्योंकि खास विशेषता है तो आप इसे देख सकते हैं। इसकी लंबाई के बारे में यदि हम बात करें तो जानते हैं कि कितना 40 फीट यह लंबा है, इसकी खास विशेषता है। ये तो हमने देखा वडनगर शहर के बारे में। अब हम जानेंगे मोढेरा सूर्य मंदिर, क्योंकि इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल करने की बात की जा रही है। यदि हम मोढेरा सूर्य मंदिर के बारे में बात करें तो यह गुजरात में एक सूर्य भगवान को समर्पित मंदिर है और यह खास मंदिर इसलिए है क्योंकि यह कई स्तरों में बनाया गया है, इसके कई लेवल में से तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं इमेज के जरिए ही यह कितना खूबसूरत है। यदि इसके निर्माण की बात करें, निर्माण वर्ष की बात करें तो 1026 से 1027 सीई के समय, ईस्वी के समय इसे चालुक्य वंश के भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। वर्ष याद रखिएगा 1026 से 27 के बीच, सीई के बीच, ईस्वी के बीच किसने बनवाया था, नाम याद रखिएगा, भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान इसे बनवाया गया था। इसके जब जैसे ही आप इस मंदिर में प्रवेश करते हैं तो देखिए इसमें आयताकार एक कुंड है जिसमें देखिए जल भरा हुआ है। इस कुंड को रामकुंड के नाम से जाना जाता है और इसी में छोटे छोटे 108 मंदिर स्थापित किए गए हैं। ये इसकी खास विशेषता है इस मंदिर की। इसी आधार पर, इन छोटे छोटे आधारों पर ही इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने की बात की जा रही है। इस मंदिर में, इस पूरे कुंड की बात करें तो इस कुंड के तीनों तरफ 3 महत्वपूर्ण मंदिर भी हैं जिसमें भगवान शिव, गणेश और भगवान विष्णु के मंदिर शामिल हैं। और यहां पर है सन टेम्पल जिसमें सूर्य भगवान का मंदिर है। तो इस रामकुंड में 3 मंदिर हैं, जो प्रमुख 3 मंदिर है उसमें भगवान विष्णु और भगवान गणेश के मंदिर हैं। इस रामकुंड में 108 छोटे छोटे मंदिर है, देखिए ये बने हुए हैं और इसी के आधार पर इन्हें लिस्ट करने की बात चल रही है। यानी इसका आकार कैसा है, आयताकार 108 छोटे शिव मंदिर हैं। इसकी खास विशेषता है कि इसे उस समय बनाया गया था जब लोग पृथ्वी, आकाश, वायु इन सभी के महत्व के बारे में जानते थे, इसके बारे में पहचानते थे और मनुष्य के साथ इनके जुड़ाव, इनके जीवन चक्रों के जुड़ाव की बात करते थे। तो उस समय से जब यह मंदिर इतना महत्वपूर्ण है, इतना प्रचलित है, इतना प्राचीन है, इस वजह से इसकी खास विशेषताओं के आधार पर इसे यूनेस्को की लिस्ट में शामिल करने की बात कही जा रही है। कुंड के तीनों किनारों में 3 मंदिर स्थित हैं जो कि महत्वपूर्ण या मुख्य मंदिर के रूप में भी जिन्हें आप कह सकते हैं भगवान गणेश, विष्णु और शिव के मंदिर हैं। यहाँ भगवान शिव की एक छवि तांडव नृत्य करती हुई भी दिखाई गई है। इस मंदिर की खास विशेषता है, किसी सेंटेंस में यह बात पूछी जा सकती है। ये तो हमने देख लिया वडनगर शहर के बारे में, मोढेरा सूर्य मंदिर के बारे में। अब आज के सेशन पर आधारित एक प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वडनगर शहर अपने बौद्ध स्थलों तोरण के लिए जाना जाता है। मोढेरा सूर्य मंदिर का निर्माण 1026 से 27 सीई में चालुक्य वंश के भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।